जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के भूगोल के सीरीज को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने सामान्य परिचय और पर्वतीय, पठारी व मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे से रिलेटेड जो सवाल इस बुक में दिए गए थे, वाईसीटी के बुक में, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलों से रिलेटेड सवालों को देखेंगे, जो कि बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को स्किप कर कर बिल्कुल नहीं देखना है दोस्तों, पूरा पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। किन्हीं को वाईसीटी का बुक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर मिलेगा तो वो भी, उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि लूनी नदी के विषय में असत्य कथन पहचानें। समापन साहनी दलदल में होता है, पहला है। दूसरा है कि सहायक नदियां सरस्वती, बूंदी, सुकड़ी और जवाई है। तीसरा है कुल लंबाई इसका जो है 530 किलोमीटर है और उद्गम स्थल जो है गुरु शिखर है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना है। अब इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। ये बिहार BHO का एग्जाम जो 2024 में हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया। अब स्टार क्यों लगा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड देखते हैं हम लोग। तो लूनी नदी का जो उद्गम है अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी का नाग पर्वत है, ये इसका उद्गम स्थल है लूनी नदी का। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 320 किलोमीटर है। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिलरी और मिठरी नदियां जो है लूनी की सहायक नदियां हैं। अपने उद्गम स्थल से 511 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात ये कच्छ के रन में स्थित साहनी दलदल में विलुप्त हो जाती है। अतः विकल्प सी और डी दोनों क्या है, असत्य है। यानी इसमें सी गलत दिया गया, इसकी कुल लंबाई और उद्गम स्थल, ये दोनों जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र, तो ये जो है आ, तीस्ता इसकी सहायक नदियां बिल्कुल सही है। कृष्णा की जो सहायक नदियां भीमा है। यमुना की सहायक नदी चंबल है, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी जो है, गोदावरी की जो सहायक नदी है वो मानस नहीं है, यही स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। मानस किसका है, तो मानस जो है यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो नदी एवं उसकी सहायक नदियों का सही क्रम देखें तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस नदी भूटान से होकर असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र से दाहिने ओर से आकर मिलती है। याद रखना है, यह ब्रह्मपुत्र नदी से दाहिने ओर आकर मिलने वाली यह नदी है मानस नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सा। तो याद रखना है, प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, पेन गंगा है, वर्धा है, वैन गंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, मनेर है और सबरी है। ये सभी की सभी जो नदियां हैं वो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो याद रखना है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम है काली नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो काली नदी, जिसे हम लोग महाकाली नदी के भी नाम से जानते हैं, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित ये संधि, याद रखना है कब हुआ था, सुगौली की संधि। तो यह हुआ था 1816 में। तो इस संधि में क्या था कि संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी, सुगौली की संधि के तहत। नेक्स्ट है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। तो किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। नेक्स्ट है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कारगिल जो है दोस्तों वह सुरु नदी के किनारे पर क्या है, स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो कारगिल जो है शहर सुरु नदी के तट पर बसा एक शहर है, जो लेह के बाद लद्दाख क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन सिल्क रोड जो है, रोड की एक शाखा सुरु नदी के किनारे से होकर गुजरती है, जो कारगिल और सकाई को क्या करती है दोस्तों, जोड़ती है। नेक्स्ट है कि कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से ऊंचाई क्या है।
कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से ऊंचाई आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी नदी। नारायणी को ही हम लोग गंडक नदी के भी नाम से जानते हैं। तो गंडक नदी का दूसरा नाम जो है नारायणी है। इसका जो उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी जो है नेपाल तथा भारत की उत्तरी सीमा में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में इसका विस्तार है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा जो नदी है वह किस गांव के पास से निकलती है? तो याद रखना है यह नगरी गांव के पास से निकलती है सुवर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सा है? तो राडू है, कांची है, खड़कई। ये जो है स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर जोग शरावती, फिर दिया गया कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार जो है गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर दे रहा है कि इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक जो जोड़ा इसमें दिया गया है वह गलत दिया गया है। तो ये जोग जो जलप्रपात है दोस्तों वह शरावती नदी पर स्थित है, यह बिल्कुल इसमें सही दिया गया। कपिलधारा जो है कावेरी नदी पर नहीं है, और धुआंधार जो जलप्रपात है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। यानी इसका राइट आंसर क्या दे रहा है? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जो होगा राइट करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये जो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर है। धुआंधार कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। जबकि कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। यानी कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जो कहाँ पर है? तो ये शरावती नदी पर है, जो को ही हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखा पानी है, लेखा पानी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो लेखा पानी हिमनद भारत के किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो लेखा पानी हिमनद जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखा पानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर क्या है दोस्तों? स्थित है। ज्ञातव्य है कि लेखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली कौन सी नदी इसमें से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसका आंसर क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी से ये जो सभी नदियां दी गई है, मानस हो गया, बेलसेड़ी हो गया या सुबनसिरी हो गया, ये सभी जो नदियां ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। ये तीन देशों यानी चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे क्या कहा गया है? तो याद रखना है, इसे कहा गया है सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। असम में यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम बात करें सहायक नदियों की, तो दिबांग जो है, लोहित, धनसिरी, कामेग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए। पूछेगा लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की। किस दिशा में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है यह नदी? तो उत्तर दिशा में। ठीक है, तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, ये जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जो कि उत्तर दिशा में आकर इनसे मिलती हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। अभी हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो वो पुष्कर घाटी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ या नागा पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत की पुष्कर घाटी से निकलते हुए थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में क्या हो जाता है दोस्तों? क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो सोन नदी का जो उद्गम है कहाँ पर है? अमरकंटक है इसका उद्गम स्थल। और यह उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मैकाल श्रेणी में स्थित है। अच्छा सवाल पूछा गया याद रखना वीवीआई है।
है ये सवाल। तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से है। सोन नदी का एक अन्य नाम क्या है? हिरण्यवाह नदी है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है हिरण्यवाह नदी किसे कहा जाता है, तो इसे सोन नदी को हिरण्यवाह नदी भी कहा जाता है। सोन नदी जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ती है और जो समुद्र तल से जो है 1067 मीटर पर है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है? देख लीजिए, लंबाई भी पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, कैंसिल, ये पेपर हो गया था। तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 750 किलोमीटर है। मैं एक बार आपसे और भी कहना चाहूँगा कि आपको एनसीईआरटी जो है 1 से लेकर जो 12 तक का एनसीईआरटी है वो पढ़ जाना है। 12 तक जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम से कम 1 से लेकर 10 तक जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ जाइए, और ज़्यादा सूटेबल होगा कि आप 11 और 12 तक के एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी उसको पढ़ लें। ये जो सवाल ये सब पूछे जा रहे हैं इसमें फैक्चुअल ये सब सवाल हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी जो इनका भी एग्जाम हो, कम से कम एक बार रीडिंग तो जरूर ही देना चाहिए। 6 to 12 बहुत इंपॉर्टेंट उसमें फैक्ट्स रहते हैं जिसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सा है? तो बूढ़ी दियांग है और धनसिरी है। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां में सुबनसिरी है, कामेघ है, मानस व संकोश है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी सागर तल से ऊंचाई है 20 से 50 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बांग्लादेश में स्थित जमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से ऊंचाई 20 से 50 मीटर है। डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। यहाँ के मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत क्या है? उर्वर है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार क्या है? तो चंबल नदी के अपवाह तंत्र का जो प्रकार है वह अध्यारोपित प्रवाह है। इंपॉर्टेंट है सवाल, VVI इसको कर लीजिए। तो चंबल नदी अध्यारोपित अपवाह तंत्र का प्रकार है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र स्थल खंड के ढाल का जो है अनुसरण नहीं करती है। ये है अध्यारोपित अपवाह तंत्र, जिसमें क्या होता है स्थल खंड के ढाल का जो है अनुसरण यह नहीं करती है ये नदी। सोन नदी भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है। याद रखना है चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। यह यमुना की क्या है? सहायक नदी है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है, यानी चंबल का बीहड़ भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो विवाद है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कृष्णा गोदावरी नदी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा तथा कृषि और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों में कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के बीच का कावेरी जल विवाद तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच का कर्मनासा जल विवाद आदि क्या है दोस्तों? प्रमुख है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं गोदावरी नदी को, लेकिन पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। याद रखना, दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। तो गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। यह नदी जो है 1465 किलोमीटर लंबी है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां पहले भी हम लोग देख चुके हैं और याद भी रखना है आपको। कौन कौन सा है? वेनगंगा है, इंद्रावती है, पेनगंगा है, प्राणहिता है और मंजारा है। इंपॉर्टेंट है ये नदियां। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो कौन सी उथली झील है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उथली झील है खाड़ी झील, ये जो है उथली झील है। तो उथली झील अथवा पलाया का एक प्रमुख उदाहरण खाड़ी झील या सॉल्ट पैन होती है। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्त में जब कभी वर्षा का जल जमा हो जाता है तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। ऐसी उथली झीलों को ही
पलाया झील कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो याद रखना है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, आप लोग को मालूम भी होगा। आधुनिक पटना तथा गया जिले इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज बाद में पाटलिपुत्रा थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो ये तो और भी वीवीआई पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है। तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अटक होता है, अटक लिखा गया है, अटक वहाँ पे दे दिया गया, अटक होता है। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। तो याद रखना यह किस नदी से जुड़ती है सिंधु नदी। तो काबुल नदी से यह जुड़ती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखुरचू, याद रखना किस हिमनद से, बोखुरचू हिमानी के निकट से होता है, जहां से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई जो है लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। कहाँ समीप, याद रखना है गिलगित के समीप। ये एनसीईआरटी के ये सब लाइन है। जहां से पाकिस्तान के चिलचड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में यह क्या करती है दोस्तों, प्रवेश करती है तथा अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य जो इसकी प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुर्रम है, तोची है, गोमल है, विबोवा है और सेंगर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई कर लीजिए। नेक्स्ट है कि पांगोंग झील डैश में स्थित है। तो पांगोंग जो लेक है वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, पांगोंग लेक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पैगोंग झील जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह झील लगभग जो है 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। पैगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा जो है चीन के पास है इसका। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, ये इजी सवाल है। सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है अयोध्या। तो अयोध्या जो शहर है जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मस्थली माना जाता है। सरयू को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए। पहला है क्या कि अधिकांश हिमालय जो नदियां हैं बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। ये तो बिल्कुल सही है कि हिमालय जो नदियां हैं वो बारहमासी है और प्रायद्वीपीय नदियां जो है वर्षा पर निर्भर है। हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो बिल्कुल सही कि हिमालय नदी की जो ढाल है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, इनका धार तेज होता है। और तीसरा कि प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, बिल्कुल गलत है। प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण नहीं बनती है, बल्कि ये हिमालय नदियों का कारण है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है। ये सदानीड़ा नदियां हैं। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनता के कारण ये विसर्पों का निर्माण करती हैं एवं प्रायः अपना मार्ग भी बदलती है। इनमें सिंचाई की ज़्यादा संभावना होती है। प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर बहती है। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा क्या हो जाती है, कम रहती है। इन नदियों का ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद है जहाँ नया भ्रंशन हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ झील है और राज्य है। लोनार की अगर बात करें तो लोनार कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। पेरियार कहाँ पर है, तो पेरियार केरल में है। फिर अगर हम बात करें जयसमंद की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। और नागिन की बात करें तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ए का तो 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। तो ये बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 2022 उसमें यह सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो अगर हम बात करें तो वुलर झील और लोकटक झील, ये जो मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का और सांबर जो लेक है वो खारे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वुलर झील की अगर देखें तो जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की वृहत्तम झील है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। ये भी याद रख सकते हैं कि वुलर जो झील है वो
गोखुर झील का उदाहरण है और ये झेलम नदी पर निर्मित ये झील है। लोकटक झील कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में यह स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। तो ये तो और भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि केबुला लामजाओ या केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, वो कहाँ पर है? तो लोकटक झील में यह स्थित है। कहाँ पर है, किस राज्य में? तो याद रखना है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट है कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा जो नदियां हैं वो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। बड़ाकड़, जमुनिया तथा बड़की इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें स्वर्ण रेखा नदी की, तो यह छोटा नागपुर के पठार से यह भी निकलती है। पठारी चट्टानों वाली प्रदेश में प्रवाहित होने के कारण इसकी सहायक नदियां गहरी घाटियां तथा जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्ण रेखा जो है मुख्यतः मौसमी नदी है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं 395 किलोमीटर है तथा अपवाह क्षेत्र का जो विस्तार है 19,196 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवाह बेसिन जो है झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोयल नदी का भी उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार है। कोयल नदी जो है पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है। जो दो नदियां दक्षिण कोयल एवं उत्तरी कोयल में विभाजित होती है, याद रखना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना, गोदावरी और कृष्णा तो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। गंगवेली और नर्मदा जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त नदियों में से गंगवल्ली तथा नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी तथा कृष्णा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगवल्ली नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहती है और पश्चिमी घाट से धारवाड़ के दक्षिण में सालमाला नदी के रूप में निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्यन पर्वत एवं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में क्या करती है दोस्तों? अपना जल वितरित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। कौन सा कावेरी की सहायक नदी है? अभी हम लोगों ने देखा था। तो कावेरी की सहायक नदी कौन सा है? तो अमरावती है, भवानी है और हेमावती है। दूध गंगा नहीं है इसकी सहायक नदी, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमरावती, हेमावती, भवानी ये सब जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से होता है। यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल खाड़ी में मुहाना बनाती है। कावेरी नदी के बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो हेमावती है, सिमसा है, अकड़ावती है। दाएं तट की अगर हम बात करें तो याद रखना है काबिनी है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम, भवानी है, लक्ष्मण तीर्थ है, अमरावती है, दूध गंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, न कि कावेरी की। नेक्स्ट की यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य से। यमुनोत्री से इसका उद्गम है। तो यमुना नदी का उद्गम जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 1376 किलोमीटर है। यह प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हम लोग देख चुके हैं, चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध है, टोंस है और हिंडन। ये सभी की सभी जो नदियां हैं यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो याद रखना अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, न कि यमुना नदी के तट पर यह बसा हुआ है। जबकि दिल्ली, आगरा, मथुरा ये जो है शहर है यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। इसके तट पर स्थित कौन कौन सा? दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा है, हमीरपुर है, ये है। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है? तो भारत के कितने जो राज्य हैं गंगा नदी द्रोणी प्रदेश के भाग है? राइट आंसर हो जाएगा 11 जो राज्य हैं गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। कौन कौन सा ये राज्य हैं आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश हो गया, जहाँ से सबसे पहले तो उत्तराखंड से निकलता है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया। ये जो है गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के क्या है? भाग है, याद रखना है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है। राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी का जो ब्राह्मणी नदी द्रोणी का जो क्षेत्र वो सबसे कम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अब यहाँ पर दिया गया है ब्राह्मणी नदी का कितना 39,033 वर्ग किलोमीटर। ताप्ती नदी की बात करें तो यह है 65,145 वर्ग किलोमीटर। और कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो यह है 81,155 वर्ग किलोमीटर। और महानदी का कितना है तो 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं। चंद्रभागा नदी के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखना है चेनाब नदी को। चेनाब को ही कहा जाता है। चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलकर बनता है एक चंद्र और भागा, इन दोनों को मिलाप होता है तो बनता है चंद्रभागा, और चंद्रभागा को ही चेनाब कहा जाता है। तो किस क्षेत्र में बहती है तो याद रखना ये लाहौल क्षेत्र में बहती है। तो भागा नदी का उद्गम लाहौल घाटी से होता है। इसी प्रकार चंद्र नदी जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से उद्गमित होती है। ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट ताड़ी में आपस में मिल जाती है और चंद्रभागा कहलाती है। चंद्रभागा को ही क्या कहा जाता है, चेनाब नदी कहा जाता है। खंबात किस राज्य में स्थित है तो खंबात जो है गुजरात राज्य में स्थित है। और जो है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती तथा माही नदियां अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। मरीन नेशनल पार्क गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि जौस्कड़ और सयोग किस नदी की सहायक नदियां। तो जौस्कड़ और सयोग हम लोग देख चुके हैं, सिंधु की ये सहायक नदियां हैं। और कौन कौन सा है तो याद रखना जौस्कड़ है, श्योक है, कुर्रम है, सियांग है, सिगार है, काबुल व गोमल आदि सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम सबसे प्रमुख नदियां हैं। ये 5 नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट, जो कि कहाँ पर है पाकिस्तान में मिलती है। ये आपको याद रखना है कहाँ पर मिलती है 5 धाराएं मिठानकोट में, जो कि कहाँ पर है पाकिस्तान में। सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। गंगा सागर क्या है तो गंगा सागर एक तीर्थ क्षेत्र है। गंगा सागर तो गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष लगने वाला मकर संक्रांति का मेला विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान जो है गंगा नदी का अपतटीय सागर भी जो कि बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है, इसलिए इसका उत्तर बी और सी दोनों ही सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही आंसर बी ही माना है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कोसी जो नदी है गंगा नदी पर किस स्थान पर मिलती है तो याद रखना यह कुर्सेला स्थान पर, जो कि कहाँ पर है तो यह है कटिहार में। कटिहार में आकर जो है गंगा नदी में कोसी नदी आकर मिलती है। कटिहार में एग्जैक्ट अगर पूछा जाए कहाँ पर तो कुर्सेला। तो कुर्सेला नदी कोसी जो नदी है कुर्सेला जो कि कहाँ है कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप यानी शोक भी कहते हैं। इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है। नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सा है तो यह है साबरमती। ये यहाँ पर नदी द्रोणी देखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। वेनगंगा की सहायक नदी है। वेनगंगा डैश की सहायक नदी है। अभी हम लोगों ने देखा था गोदावरी की जो सहायक वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, ये सभी की सभी जो नदियां हैं वो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती भी है, प्रवरा है, वर्धा है, प्राणहिता है, सबरी है, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी की सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां। और वेनगंगा जो है मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के पास से निकलती हैं। गोदावरी नदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है वेनगंगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सरोवर है और राज्य है। पुलिकट की अगर हम बात करें और हरिके और क्या है नल सरोवर। तो अगर हम बात करें पुलिकट झील की तो यह है सरोवर जो है आंध्र प्रदेश में। हरिके की अगर हम बात करें तो यह है पंजाब में। नल सरोवर की बात करें तो नल सरोवर ये हो जाएगा गुजरात में। और वेदांतांगल जो है ये कहाँ पर है तमिलनाडु में। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो कौन सी उपनदी है तो उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी घाटी के भाग का उपनदी है उत्तरी कोयल। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है। उल्लेखनीय है कि उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है न कि गंगा की, यद्यपि सोन नदी गंगा की ही क्या है सहायक नदी है। अतः विकल्प राइट आंसर क्या हो जाएगा बी होगा। कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है तो नर्मदा जो नदी है वह गुजरात की आस कहलाती है।
नर्मदा नदी जो है गुजरात की आज कही जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर गुजरात में भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। इसका जो है अपवाह क्षेत्र पहले भी हम लोग देख चुके हैं, 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% जल मध्य प्रदेश में और 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में है। इसी नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, तो याद रखना है इंडो ब्रह्म नदी जो तंत्र है वो सर्वाधिक पुराना है। हिमालयी नदी तंत्र में इंडो ब्रह्म नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, जो प्राचीन समय में असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लीस्टोसिन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद यह जो है तंत्र छिन्न भिन्न होकर 3 नदी तंत्रों में बट गया। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है, तो कावेरी नदी की कुल लंबाई है 802 किलोमीटर। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर है। यह कर्नाटक के कोडागू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। याद रखना है कावेरी नदी के बारे में। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है इसी नदी पर क्या है दोस्तों, स्थित है। नेक्स्ट है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है कि अमरकंटक उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक उद्गम स्थल किन किन नदियों का है, तो नर्मदा एवं सोन नदियों का है। ठीक है, तो जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। तो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियों में सोन एवं नर्मदा नदी प्रमुख है, जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से होता है। कुछ स्रोतों में सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम अमरकंटक पठार को दिखाया गया, जो कि असत्य है, याद रखना है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से होता है, न कि अमरकंटक से होता है इसका उद्गम। अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम होता है, कौन कौन सा, सोन नदी और नर्मदा नदी। मैंने भी पढ़ा था, आज मेरा भी डाउट क्लियर हो गया। मैं भी सोचता था कि सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम जो है अमरकंटक पठार से होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, तो ये फैक्ट के साथ ही ये देता है, ये आप ऑथेंटिक इसको मान सकते हैं। तो इसका इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है तो अमरकंटक से, लेकिन महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलता है। सोन और नर्मदा को ही आपको मानकर चलना है। फिर सेम ही है, सोन, नर्मदा तथा महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो यह मैकाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदी का कौन सा क्रम सही, उत्तर से दक्षिण आपको सजाना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले आएगा गंगा, उसके बाद नर्मदा, महानदी, देन क्या आ जाएगा, गोदावरी आएगा। ये परफेक्ट आंसर है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी जो तंत्र है भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। तो भारत में गंगा नदी तंत्र सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो याद रखना वेन गंगा जो है वह गोदावरी की सहायक नदी है, न कि गंगा की। जबकि कोसी, सोन, रामगंगा ये गंगा की सहायक नदियां हैं। जैसे कि पुनपुन, सोन, फल्गु और सकड़ी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व देखें तो सबसे पहले सोन, उसके बाद पुनपुन, फल्गु, देन क्या हो जाएगा, सकड़ी हो जाएगा। ये क्रम आपको याद रखना है, काफी ये VVI सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है, तो फतुआ के पास गंगा में आकर मिलने वाली कौन सी नदी है, तो यह है पुनपुन नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है, तो देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर गंगा नदी बनती है दोस्तों। तो अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी से प्रवाहित होती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, याद रखना है। रुद्र जितने भी प्रयाग है आपको नाम याद रखना है, जैसे रुद्रप्रयाग में कौन कौन मिलती है नदियां, तो मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है। उत्तराखंड के पंच प्रयाग और प्रसिद्ध बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अलकनंदा जो है किस नदी के तट पर, सॉरी ये जो बद्रीनाथ है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी किसकी सहायक नदियों में है, तो ये महानदी की सहायक नदियां हैं तेल नदी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में वैतरणी है, याद रखना है, वैतरणी, ब्राह्मणी, शिवनाथ, जोग, हसदो, मांड आदि जो है महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में तथा लूनी जो है कच्छ के रन में गिरती हैं। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगपो या सांगपो भी लिखा रहता है। यह किसे जाना जाता है? किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदियां तिब्बत में यरलुंग जंगपो या सांगपो नदी, मैंने बताया भी आपको, के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई अगर हम देखें तो ये याद रखना है, ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे जमुना के नाम से जानी जाती है यह नदी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो यह ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है तो उसे पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, क्योंकि यह हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जो असम के जोगी गोप्पा नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह कानपुर है। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किसका है? तो यह है कोसी नदी का है। कोसी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन की है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कटिहार के निकट यह गंगा में कहाँ पे? याद रखना है, कुर्सेला। कहाँ पर? कुर्सेला, कटिहार में मिलती है गंगा नदी में। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है। यह पटना के निकट गंगा में मिलती है। सोन नदी कहाँ पे मिलती है? पटना के निकट गंगा में मिलती है। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा जो है का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। जहां से यह निकलती है उसका नाम क्या है? भागीरथी। कौन सी नदी जो नदी भ्रंश द्रोणी यानी फॉल्ट ट्रॉफ जो है से होकर बहती है? तो नर्मदा जो है, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश से होकर बहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो नर्मदा, ताप्ती भारत की ऐसी नदियां जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। यह नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। इसी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र के साथ साथ प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ क्या होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का जो प्रवाह निर्धारित है, तो भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ यह निर्धारित है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सा है? तो नर्मदा है, ताप्ती है। ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो भारत में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, अतः वे पूर्वगामिनी होती हैं। नर्मदा नदी जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती हैं। इसी प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर अरब सागर में गिरती है। यह नदियां पश्चिम वाहिनी है। इसके विपरीत राप्ती नेपाल की पहाड़ी से निकलकर घाघरा में मिल जाती है। राप्ती नदी गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर बसा है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी कौन सी है? तो लूनी है। लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नदी है। 511 किलोमीटर लंबी यह नदी अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी भ्रंशोत घाटी में प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में एस्चुरी बनाती है। ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है दोस्तों, बनता ही पूछा ही जाता नदी अपवाह तंत्र से रिलेटेड सवाल।
इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत तो कौन सा है? तो यह है उपयुक्त सभी, यानी मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी का उद्गम है मानसरोवर झील के पास से। तो सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये पूछा जा चुका है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी। इसे बोखुरचुई हिमानी भी कहा जाता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर को। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह नदी जो है जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। सतलज नदी का उद्गम स्थान जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से जो है यह निकलती है सतलज नदी। इंपॉर्टेंट है। राकसताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और सिपकिला दर्रे के निकट हिमालय में संकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये दर्रा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो सतलज नदी है किस दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नहीं होगा ये, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है सिंधु नदी। जैसे कि दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी निकलता है छोटानागपुर के पठार से। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है कि दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। दंडकारण्य का पठार आपने पढ़ा होगा। तो इंद्रावती और सबड़ी जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो दंडकारण्य क्षेत्र में बहने वाली इंद्रावती सबड़ी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां। इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की सीमा पर गोदावरी से मिलती हैं। इसी तरह सबड़ी नदी उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकलकर आंध्र प्रदेश में कुनावरम में गोदावरी में मिल जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? तो जुआरी नदी प्रवाहित होती है गोवा राज्य में। तो जुआरी जो नदी है भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह एक जुआरी नदी है और ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हिमनद बारसन में है। जुआरी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अघनासिनी नाम से भी जाना जाता है। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपवाद तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात और झीलों से रिलेटेड जो सवाल बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस बुक का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।